नमस्कार मित्रों, आज हम सभी ज्योग्राफी के अगले सेशन को बढ़ाते हुए बीपीएससी टीआरई 4 71वीं बीपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग जितनी भी परीक्षाएं हैं, अगर आप हमारा क्लास लगातार करते चलते हैं तो मेरे तरफ से गारंटी है कि किसी भी परीक्षा में जो विषय मैं पढ़ा रहा हूँ एक भी प्रश्न ऐसी गारंटी मैं दे ही रहा हूँ, परंतु मेरा प्रयास रहेगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि सभी तरफ से सभी जगह से डेटा को कलेक्ट करके और आपको दे रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के सेशन को बढ़ाते हुए मैंने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा। अब पृथ्वी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। और तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मेरे ऊपर ध्यान दीजिए और मेरे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बस पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो लगभग जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकार की बात अगर करें, आकार की बात करते हैं तो जैसा कि नया नया एक ट्रेंड चल चुका है लोगों को कहने का कि हमारी पृथ्वी जियॉइड शेप की है। तो ये जियॉइड शेप होता क्या है? जियॉइड शेप वैसे भूभाग मतलब वैसे वस्तु को कहते हैं जो कि कहीं, और ऐसा नहीं, देखिए कभी कभी होता क्या है कि हम अपनी पृथ्वी को जब बचपन में हम पढ़ते थे तो हम अपनी पृथ्वी को संतरे के आकार का बोलते थे, बाद में पृथ्वी को अंडे के आकार का बोला जाने लगा। तो ये कई प्रकार के मतलब हमें कंफ्यूजन रहा, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक शेप लिया गया कि हाँ ये जियॉइड शेप की है, क्योंकि हमारी धरती में कहीं पहाड़ है तो कहीं नदी है तो कहीं सागर है तो कहीं गड्ढा है, कहीं समतल स्थान है। तो हमारी जो भूभाग है वो एक तरह से नहीं है, कहीं उठा हुआ है तो कहीं गहरा है, ठीक है, कहीं समतल है। तो वैसी परिस्थिति में एक शेप लिया गया, एवरेज शेप लिया गया, और उस शेप को ही हम लोग जियॉइड शेप बोलते हैं। यानी हमारी जो भाई हमारी जो धरती है वो किस शेप की है? हमारी धरती की जो आकार है वो जियॉइड शेप की है, जियॉइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पृथ्वी का नमूना लेने की कोशिश किए हैं। ये क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना भी है। और क्योंकि यहाँ से कई छोटे मोटे परीक्षाएं जो होती हैं, तो पृथ्वी यानी जिसको अर्थ बोलते, ये अर्थ बोलते हैं, या फिर ग्लोब नामक चैप्टर से भी कहीं कहीं पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। तो इसमें आपको अक्षांश, देशांतर और कटिबंध, ये दो तीन चीजों से संबंधित है, और वो उससे प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। तीन चार टॉपिक, हम ज़्यादा नहीं, हम बहुत छोटे छोटे वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा देर नहीं, 15 मिनट 20 मिनट की एक वीडियो मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे इसकी जो टाइमिंग होगी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, परंतु फिलहाल हम अभी वीडियो की जो हमारी टाइमिंग होगी वो कम होगी, ठीक है। तो पृथ्वी की बात करते हैं तो आज पृथ्वी में हम लोग अक्षांश के आगे तो पृथ्वी के बारे में देखते हैं, पृथ्वी के बाद हम लोग अक्षांश के बारे में देखेंगे, देशांतर यानी वहाँ पे जितनी काल्पनिक रेखाएं हैं उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम सभी कटिबंध को देखेंगे। बस इतना ही देखेंगे। चलिए, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को लगभग दो भागों में बांटती है, और इस रेखा को कहा जाता है, इस रेखा को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर, जिसको कहीं कहीं हम लोग हिंदी में भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसी में, क्योंकि ये इसको 0 डिग्री माना गया है, तो 0 डिग्री बाकी आगे बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग संयम रखिए, तो आगे बता रहे हैं हम
क्या बताने वाले हैं। उसके बाद यहां से यहां लगभग देखिए, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो संभावनाएं हैं कि गलती हो सकती है। 23.5 डिग्री, और इस रेखा का नाम हम लोग रखते हैं कर्क रेखा। ऊपर में है, इसे कर्क रेखा बोलेंगे। हिंदी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इंग्लिश में सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इसी के समकक्ष नहीं, इसके जस्ट अपोजिट, जिस तरह से ये ऊपर में हुआ उसी तरीके से ये एक नीचे में एक रेखा होती है। यहाँ पे भी इसकी जो मानक है वो 23.5 डिग्री है, ठीक है। और इसको बोला जाता है मकर रेखा, इसको बोला जाता है मकर रेखा। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। दो और रेखा है, एक यहां पे और एक यहां पे, ये आपका 66.5 पड़ता है, ये भी 66.5 66.5 पड़ता है, ठीक है। इसे आर्कटिक कहा जाता है, आर्कटिक कहा जाता है। और इसे अंटार्कटिक कहा जाता है, अंटार्कटिका कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। अब हम सभी समझेंगे थोड़ा, क्योंकि ये वास्तविक में पृथ्वी पे खींची नहीं जाती है। तो ये रेखाओं की क्या आवश्यकताएं पड़ी, और ये रेखा क्या इतने ही हैं? नहीं, आप अगर बात करते हैं एक थोड़ा सा और अगर हम बना के देखते हैं, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी धरती जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं, ग्लोब का शेप है। और हम सभी गांव में ना ऊन का गोला देखे होंगे, तो ऊन के गोले में जैसे ऐसे है, ठीक है, ये है, ठीक है, बहुत सारे लाइन होते हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे लाइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नीचे भी उसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आप सभी इजाजत देंगे तो, क्योंकि बीच में ब्लैक कर देते हैं इक्वेटर को, ठीक। और अब हम देशांतर बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ और करें, तो कुछ और करने के लिए देखते हैं कहाँ तक सही है गलत है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लाइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ग्लोब है। अब ये ग्लोब का शेप है, मेरे पास ग्लोब है, तो हम क्यों ही किसी दूसरे को दिखाएं। हमारी धरती, जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारी धरती 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये जो झुकने की सिलसिला है यहाँ से, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से। और यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, तो ये सामने एक मोटी रेखा दिख रही होगी आपको, ये इक्वेटर है। और उसके ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे और भी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, और यहाँ ऐसे सामने जो बहुत सारी रेखाएं हैं वो क्या है, देशांतर रेखाएं। अब देखिए, आगे बात करते हैं, हम सभी यहीं से समझते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से ऊन के गोले की तरह आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कलर से मैंने इसलिए किया है कि दुनिया में आजकल रंग बहुत ज़्यादा, रंगों का डिमांड ज़्यादा है, रंग भरे लोगों का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और
बोर्ड का जो आप कलर देख रहे हैं वो भी हरा भरा इसलिए रखे हैं कि आप आइए तो इस हरे भरे को देखकर आपका मिजाज एकदम सदाबहार बन जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं बिना कोई समय बिताए। अब देखिए, इसमें हम सभी ने दो प्रकार की रेखाएं देखी। एक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं पड़ी रेखा, और एक रेखा जिसको हम बोलते हैं खड़ी रेखा। ठीक है, तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक जो रेखा है, इसमें अगर रेखाओं की बात करते हैं हम, तो रेखा वो बॉलीवुड वाली रेखा की आप लोग बात मत कीजिए, नहीं समझिएगा। यहाँ पे एक दो प्रकार की रेखाओं की बात की गई है, और ये दो प्रकार की रेखा में एक रेखा जो है वो खड़ी रेखा है, और एक रेखा जो है वो पड़ी रेखा है। अब खड़ी मतलब होता है इंग्लिश में वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है उदग्र। तो हम अगर उदग्र लिखते तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती। ठीक है, अब पड़ी इसलिए लिखे क्योंकि हम सोए होते हैं ना, तो मतलब ऐसे लेटे होते हैं, तो लेटी हुई रेखा भी इसे कही जा सकती है। तो पड़ी रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब दोनों के बारे में समझेंगे हम। खड़ी रेखाएं जो है वो पिंक कलर से दिखाया गया है यहाँ पे। अब इसका मतलब नहीं, हमें ये नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग समझिएगा कि ग्लोब में कहीं पिंक कलर न खोजने लगी है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए, समझते हैं हम सभी। ठीक है, कि यहाँ पे खड़ी रेखा और पड़ी रेखा दो रेखाओं की बात की गई है, और दोनों रेखाओं में हम सभी सबसे पहले अगर इस ग्लोब की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। और जैसा कि हम जानते हैं मैप में कि ऊपर वाले को नॉर्थ बोला जाता है, नीचे वाले को साउथ बोला जाता है, राइट साइड वाला को ईस्ट बोला जाता है, और लेफ्ट साइड वाला को वेस्ट बोला जाता है। इसलिए ऊपर में हम जैसे जैसे जाएंगे तो ये नॉर्थ होगा, और नीचे में जैसे जैसे जाएंगे तो साउथ होगा। यहाँ पे आपको, जैसा कि अभी आपको देखने को मिला कि यहाँ पे एक जो लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलेगा और एक लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये 23.5 नॉर्थ मानिए। ठीक है, ये 66.5 ये भी नॉर्थ मानिए। ठीक है, ये भी क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी आपको 23.5 साउथ है, और ये 66.5 साउथ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ। अब यहां से एक चीज और पता चला कि हम लोग, क्योंकि ये गोले के आकार के, वृत्त के आकार के नहीं है, गोले के आकार के है, और जब गोले को आधा आधा करते हैं ना तो उसे गोलार्ध बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में हेमिस्फीयर। तो आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक गोलार्ध भी देखने को मिलेगा और एक हेमिस्फीयर भी देखने को मिलेगा। तो गोलार्ध हिंदी शब्द है और हेमिस्फीयर उसी का इंग्लिश शब्द है। तो आप इस लाइन से ऊपर, इस इक्वेटर से ऊपर देख रहे हैं तो ये नॉर्थ में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जिसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, और वही अगर बात करते हैं नीचे, तो नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर को दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, अब आगे चलते हैं इसमें। तो हम तो गोलार्धों के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि ये नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर वाली जितनी भी लाइन है, या फिर जितने भी प्रकार की जो इमेजिनरी लाइन है, चाहे वो कुछ भी हो, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में।
तो इक्वेटर से ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इक्वेटर से नीचे वाले को हम लोग साउथ में है इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में मानते हैं। अब ये खड़ी लाइन जो है, इस खड़ी लाइन को हम सभी देशांतर बोलते हैं। देशांतर इंग्लिश में नाम याद करना आसान है। खड़ी मतलब लॉन्ग, लंबा, इसलिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और पड़ी मतलब लेटा हुआ, और लेटा हुआ इसलिए हम लोग इसको हिंदी में तो इसको अक्षांश बोलते हैं, हिंदी में इसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में लैटीट्यूड कहा जाता है, लैटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान में आया, अब हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा इक्वेटर की तरह जो लेटी हुई लाइन है, जो पड़ी लाइन है, वो अक्षांश कहलाता है, और जितने भी खड़ी लाइन है जो पिंक कलर में दिख रहा है आपको, वो सभी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी येलो कलर में, पीला कलर में जितने लाइन दिख रहे हैं वो सभी के सभी आपको देशांतर हैं। यहाँ तक के कि व्हाइट में इक्वेटर सॉरी जो आपको पीला कलर में जो लाइन दिख रहा है वो अक्षांश है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन जो आपका पिंक कलर में आपको दिख रहा है, गुलाबी कलर में आपको दिख रहा है, वो कौन सा कौन सी रेखा है? वो देशांतर रेखा है। ये दोनों चीजों को समझना है। अब यहाँ पे हम व्हाइट कलर में भी 2-3 लाइन को देख रहे हैं, व्हाइट कलर में भी 2-3 लाइन को देख रहे हैं। तो ये व्हाइट कलर में 2-3 लाइन है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, आर्कटिक हुआ, इक्वेटर हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ और अंटार्कटिका हुआ। तो ये सब आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये जितने भी प्रकार के हैं ना, वो सब के सब भी एक प्रकार के अक्षांश है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के बारे में, पढ़ना क्यों है हमें, ठीक है, इसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड, क्यों जरूरत है अक्षांश और देशांतर, इसके बारे में। चलिए एक नई पेज के साथ शुरुआत करते हैं, और इस पेज का जो हेडलाइन होगा वो ग्लोब होगा। अब हम लोग ग्लोब पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्लोब पढ़ रहे हैं, और ग्लोब में 2 प्रकार की इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, और इस काल्पनिक रेखा को 2 नाम दिया गया है, ठीक है। इस काल्पनिक रेखा को 2 नाम दिया गया है, एक को अक्षांश बोलते हैं और दूसरे को देशांतर बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों के बारे में समझेंगे। अक्षांश को इंग्लिश में लैटीट्यूड बोला जाता है, लैटीट्यूड बोला जाता है, लैटीट्यूड, और देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों का मतलब क्यों है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो आप बीच में एक ग्लोब लेके रखें और इसको समझें, तो ये इक्वेटर है, हमारी जो सूरज है ना भैया, वो यहाँ पे चमक रहे हैं, लगभग चमक रहे हैं। तो इससे सबसे पहले तो हमें कटिबंधों के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन कटिबंध बाद में देखेंगे। तो यहाँ से आप देखो, अब क्योंकि सूरज के सामने वाली जो लाइन है या जो क्षेत्र है उसमें गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, और जैसे जैसे जो क्षेत्र सूरज से दूर है, ठीक है, तो वो क्षेत्र में गर्मी कम पड़ेगी। तो हम सूरज के बारे में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बस इतना तो याद रख रहे हैं कि सूरज के सामने कौन सी लाइन है, इक्वेटर है। सूरज के सामने कौन सी लाइन है, इक्वेटर है, मतलब कि विषुवत रेखा है। तो यहाँ से समझते हैं कि जिस प्रकार से हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, पोल की ओर बढ़ते हैं, पोल मतलब ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर घटते जाता है। यानी यहाँ टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो इधर माइनस में आएगा और इधर प्लस में होगा, उसी प्रकार से इधर माइनस में होगा टेम्परेचर और इधर प्लस में होगा, ठीक है। ये जैसे जैसे हम इक्वेटर की ओर जाएंगे टेम्परेचर प्लस होगा, पोल की ओर जाएंगे टेम्परेचर माइनस होगा। नॉर्थ में और साउथ में दोनों कंडीशन में हमें
यही सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब इसलिए हमें लैटिट्यूड पढ़ना है, क्योंकि आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, और जब इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति, जलवायु स्थिति की अगर बात करें या वायुमंडलीय स्थिति की अगर बात करें तो उसमें परिवर्तन आते जाएगा, क्योंकि सूरज, सौर मंडल में सूर्य या फिर पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एक प्रकार का ऐसा घटक है कि प्रभावित करता है प्रत्येक प्रकार की घटनाओं को। ठीक है, अगर सूर्य नहीं होगा तो गर्मी के दिनों में भी हम देखते होंगे कि एकदम चिलचिलाती धूप है, एकदम एसी की आवश्यकता है, हमें एयर कंडीशनर में जाने की आवश्यकता, और धूप थोड़े देर के लिए बादल में जब छिप जाते हैं तो थोड़ी सी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, आनंद आता है, या फिर हम सभी को थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है, तो सूरज बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंसान को रहने, कहाँ पे वो रहेंगे नहीं रहेंगे। तो सूर्य के द्वारा टेम्परेचर मिलता है पृथ्वी को, और वो टेम्परेचर भी बहुत बड़ा अफेक्टिंग फैक्टर है, प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर इक्वेटर के नजदीक रहने वाले जो भी लोग हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर पोल की ओर जाएंगे, नीचे जाए या ऊपर जाए, जैसे ही पोल यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाएगा। तो टेम्परेचर घटते जाएगा तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों का रहन सहन, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। तो हम लैटिट्यूड में, अक्षांश में पढ़ते हैं सबसे पहले तो इसमें कि लैटिट्यूड से हमें तापमान की जानकारी मिलती है। आगे सबसे पहले थोड़ी सी और कुछ बातें हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर लैटिट्यूड में बात करते हैं तो इसकी संख्या की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड 181 होते हैं, और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करते हैं तो इसकी संख्या की अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, 360, क्योंकि 180 इधर से आते हैं और 180 फिर उधर से आते हैं, तो 360। ठीक है, अब संख्या 181 और 360 हुआ। एक और बात है, देखिए दो अक्षांश के बीच की दूरी है, ये वाला दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अगला पॉइंट, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे भी दो देशांतर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न देखे गए हैं इससे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अगर बात करते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इसे गोरे कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक परीक्षा के लिए। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। अब क्या जरूरी है अक्षांश के लिए, तो अक्षांश से हमें सबसे पहले तो तापमान, सबसे पहले तो तापमान, स्थिति, ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है। और देशांतर रेखा से भी आपको स्थिति एवं समय की जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण है देशांतर रेखा को पढ़ने के लिए समय की जानकारी। ठीक है, ये तापमान में क्या हुआ आपके जलवायु, मौसम वगैरह, ठीक है, ये सभी चीज इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका, हाँ थोड़ा सा, ये तो अक्षांश के बारे में बताए हम। देशांतर में मतलब मान लिया गया कि ये इक्वेटर है
तो ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये बीच वाली लाइन जो है, ये बीच वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं गोरे, और ये बीच वाले लाइन को बोलते हैं जोन। ठीक है, ये हम पढ़े, ये दोनों के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। तो देशांतर और अक्षांश, ये दोनों की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा पानी पी ले। देशांतर और अक्षांश की अगर बात करते हैं तो अक्षांशों की कुल संख्या 181, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन, और इससे हमें तापमान, स्थिति, जलवायु वगैरह के बारे में पता चलता है। देशांतरों की अगर बात करते हैं तो कुल संख्या 360, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और स्थिति एवं समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। देशांतर रेखा के माध्यम से हम सभी समय निकालते हैं, दिन की स्थिति, रात की स्थिति ज्ञात करते हैं कि अगर मान लिया गया कि इंग्लैंड में अभी दिन है तो भारत में क्या होगा, सऊदी अरब में दिन है तो भारत में क्या होगा। ये सारी चीजें हमें इन दोनों देशांतर से पता चलता है और अक्षांश से स्थिति को पता चलता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा तापमान वाली बात अगर कर रहे थे तो ग्लोब पे हम लोग कटिबंध को जानेंगे। कटिबंध सही लिखा हुआ है सर? कटिबंध को बोलते हैं जोन। ठीक है, और ये तापमान पर निर्भर करता है। अब हम लोग थोड़ा सा मजा आएगा इसको पढ़ने में। ये रही हमारी पृथ्वी, आज तक सही गोल नहीं बना है जिंदगी में, बन जाए तो धन्यवाद भगवान को, नहीं बने तो आप सभी से आग्रह है कि समझ लीजिएगा कि गोल है। ठीक है, और यहाँ पे हम बना रहे हैं हमारे आदरणीय सूरज चच्चा। ठीक है, जो कि अपनी प्यारी प्यारी किरणों से पृथ्वी को सिंचित कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अब ये सन है, अब यहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा इक्वेटर, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे हमारा आर्कटिक, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक। अब समझते हैं थोड़ा सा, 0 डिग्री नहीं, इधर नहीं लिखेंगे, सब चीजें इधर। 0 डिग्री, 23.5, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 90 डिग्री साउथ, 66 हाफ साउथ, 23.5 नॉर्थ। अब समझिए, एकदम आसान सी भाषा में हम लोग सब समझेंगे। ठीक है, जोन का नाम लिख देते हैं भैया, जोन का नाम बाद में लिखेंगे। सूर्य की किरणें सबसे तेज कहां पड़ेंगी? इस एरिया में। तो और कहीं गायब हुआ? ठीक है, तो सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें यहाँ पे इक्वेटर वाले भाग में पड़ते हैं। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा गर्मी इस क्षेत्र में पड़ते हैं, और केवल इस क्षेत्र में नहीं, अगर बात करते हैं तो यहां से लेके यहां तक की तापमान लगभग ठीक ठाक ही रहता है। ठीक ठाक कहने का मतलब गर्मी अच्छी खासी होती है। तो इस कारण इस जोन को न भैया, इस जोन को कहा गया है उष्ण कटिबंध। क्या कहा गया है? और भी इसको पढ़िएगा ना तो आगे चल के इसमें विभाजित होगा। उष्ण में भी एक होता है, इंग्लिश में पढ़िएगा तो एक ट्रॉपिक होता है और एक सब ट्रॉपिक होता है। यानी 10 डिग्री तक के, लगभग 10 या 5 डिग्री तक के आपको लेके चलेगा, उसके बाद फिर आगे अलग चलेगा। लेकिन फिलहाल पहली परिस्थिति में हम इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध।
हिंदी में, इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। और ये ट्रॉपिकल जोन होते कहां से कहां तक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि ये विषुवत रेखा से कर्क एवं मकर रेखा तक, ठीक है, विषुवत रेखा से कर्क एवं मकर रेखा तक होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे टेम्परेट जोन। तो देखिए टेम्परेट जोन होता है, आप खुद देखिएगा इस जोन में आप खुद देखिए क्या है, देखिए आप सूर्य से दूरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो हमने पढ़ाया था, अभी बताया था कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांश की जो डिग्री होती है उसकी मान बढ़ती जाती है और तापमान घटते जाते हैं। तो बिल्कुल सूर्य से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो तापमान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, और तापमान घटते जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं भैया, कहाँ पे लिखे, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण, मतलब ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडा, शीतोष्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन क्या होता है, तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ या साउथ से लेके 66 डिग्री हाफ नॉर्थ या साउथ तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक तक, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंध आपको देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ ना ज्यादा गर्मी होगा ना ज्यादा ठंडा होगा। आगे चल के हम देखेंगे कि हमारा भारत इसी में पाया जाता है, तो हमारे यहाँ भी यही परिस्थिति है, ठीक है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि हमारा भारत यहाँ पे पड़ता है तो कैसे पड़ता है, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं, अब आते हैं बिल्कुल हम लोग कहाँ चले गए, पोलर रीजन की ओर। पोलर मतलब ध्रुवीय प्रदेश में, और जब हम ध्रुवीय प्रदेश में जा रहे हैं तो सूर्य से बिल्कुल बहुत दूर चले जा रहे हैं, तो यहाँ ठंडा तो भैया होगा ही नहीं, यहाँ क्या होंगे, केवल बर्फ ही बर्फ होंगे, ठंडा ही होगा, केवल गर्मी तो होगा नहीं, ज्यादा टेम्परेचर होगा ही नहीं, जिसके कारण क्या होगा, केवल और केवल यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, बर्फ मिलेंगे, केवल स्नो फॉलिंग देखने को मिलेगी, बर्फबारी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये बर्फ जो होंगे, इस कटिबंध को, इस जोन को हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, जो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फ्रीज जोन, और ये फ्रीज जोन जो होता है भैया, वो होता है 66 डिग्री 66 डिग्री हाफ नॉर्थ या साउथ से लेके सीधा पोल तक, पोल मतलब 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये हमारे फिर से देखते हैं, तो क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर जो है तो सन के बहुत नजदीक पाया जाता है, तो इक्वेटर के आसपास क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन होता है उसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में ट्रॉपिकल, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है, टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है, जो कि विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा या मकर रेखा तक फैला जाता है, जहां का टेम्परेचर औसतन ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल, मतलब इस एरिया में, तो ये दोनों एरिया में ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो ये पोल है और पोल गर्मी के लिए, ठंडा के लिए जाना जाता है, मतलब
मतलब प्रसिद्ध है, और इक्वेटर वाला एरिया जो होता है वो गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कि जितना दूरी यहाँ से इधर है उतना ही दूरी यहाँ से इधर है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। तो उस इस एरिया में शीतोष्ण, और शीतोष्ण जो शब्द बना है ना वो शीत प्लस उष्ण से बना है, मतलब यहाँ पे गर्मी भी होगा ठंडा भी होगा, मतलब ना ज़्यादा गर्मी होगा और ना ज़्यादा ठंडा होगा, ये सारा कंडीशन, ये शीतोष्ण जिसको टेम्परेट बोलते हैं। और उसके बाद अगला जो आया हमारा एकदम 66.5 डिग्री के बाद पोलर रीजन तक एरिया, जहाँ पे केवल स्नो फॉलिंग होती है, बर्फबारी देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग शीत कटिबंध बोलते हैं, जिसको फ्रीज जोन बोला जाता है, जो 66.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण से लेके पोल तक यानी 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक माना जाता है। ठीक है, ये हमारा कटिबंध रहा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा भारत कहाँ है। ठीक है, लगता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा चला जाएगा, कोई बात नहीं है, बड़ा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी भारत को देखते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी रही, और पृथ्वी में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, न लैटिट्यूड और न लॉन्गिट्यूड बनाने वाले हैं, सीधा सा बना देते हैं कि ये रहा इक्वेटर और ये रहा जीएमटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जोन। ठीक है, जिसके इधर अब देखते हैं, ये ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है, अब हम तो अभी आप लोग का प्रश्न होना चाहिए कि सर अभी आपने इक्वेटर के बारे में तो बताया, लेकिन ये कौन सी लाइन है, इसके बारे में आपने नहीं बताया। तो इंग्लैंड के पास इंग्लैंड के इंग्लैंड के नज़दीक से आपने एक रेखा खींची गई है जो पूरी दुनिया को पूर्वी और पश्चिमी दुनिया में बांटने का काम करती है। तो ये ग्रीनविच जो टाइम जोन है, ग्रीनविच टाइम जोन है, इस ग्रीनविच टाइम जोन को थोड़ा सा इधर कुछ ज़्यादा लग रहा था, इसको देख लेते हैं, पूरा सही कर देते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, अब समझते हैं। तो ये ग्रीनविच मेडिटेरियन, इस लाइन को बोला जाता है जीएमटी, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जोन, जिससे पूरी दुनिया में टाइम मापा जाता है, पूरी दुनिया की टाइम मापी जाती है। अगर यहाँ मान लिया गया कि 12 बजा, तो इसके इधर प्लस होगा और इसके इधर माइनस होगा, जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में क्लास बताएंगे, देशांतर रेखा की महत्व और जीएमटी के बारे में एक क्लास छोटा सा रख लेंगे और उसको बता देंगे। फिलहाल देखते हैं। हाँ, तो ये 0 डिग्री है और इस एरिया को नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, इसको साउथ ईस्ट बोला जाएगा, इसको साउथ वेस्ट बोला जाएगा और इसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। और 0 डिग्री हमारी इंडिया का अगर लोकेशन आप देखते हैं तो हमारी इंडिया लगभग यहाँ पे है, हमारी इंडिया लगभग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारी इंडिया किस जोन में देखने को आपको मिल रही है? आपको 6 डिग्री से लेके हमारी इंडिया जो वो 37 डिग्री तक है। तो सबसे पहले तो कि यही प्रश्न आता है कि हमारा भारत दुनिया में कहाँ है? तो उत्तर पूर्व में है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। और अगर कटिबंधों की बात करते हैं तो हमारा भारत उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण दोनों में पाया जाता है। हालांकि अगर जलवायु हम पढ़ेंगे तो वैसी परिस्थिति में हमें भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में रखा गया है, क्योंकि भारत में
आने वाली मानसूनी जो हवाएं हैं वो उष्ण कटिबंध वाली क्षेत्रों से ही आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमको आज ये पता चला कि हमारा देश हमारे देश की स्थिति कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्व में है। अब तापमान की अगर बात करेंगे तो आप थोड़ा सा देखिएगा, तो जितना गर्मी आपको ये 6 डिग्री 8 डिग्री 6 डिग्री यहाँ पे है, 8 डिग्री यहाँ पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है और 37 डिग्री, तो जितनी गर्मी आपको यहाँ देखने को मिलेगी उतनी गर्मी आपको, ठीक है यहाँ तो हिमालय है लेकिन ये वाले क्षेत्र में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले क्षेत्र में उतनी ज्यादा गर्मी आपको, उतना ज्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसी परिस्थिति में लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर को दिखाता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम जोन को दिखाता है। हमारे यहाँ एक टाइम जोन है वो हमारे भारत से गुजरती है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जब यहाँ पे इधर की जो टाइम होती है टाइम को प्लस किया जाता है, टाइम को प्लस किया जाता है। बाकी जीएमटी के बारे में हम लोग आगे चल के क्लास में एक देखेंगे, पूरी तरीके से जीएमटी के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर से आग्रह है मेरे चैनल का, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि चैनल का प्रचार हो और उसके साथ साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले या फिर 11 12 या 9 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। याद रखेंगे कल का जो क्लास होगा वो 9 क्लास के चैप्टर 1, क्लास 9 का चैप्टर 1 कल चलेगा, चैप्टर 1 भारत स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो कल हम लोग भारत स्थिति एवं विस्तार, भारत के भूगोल में प्रवेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।